नमस्कार दोस्तों, मैं सुधीर सर आपका अपने इस YouTube चैनल आरडी क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपका जो टॉपिक बचा हुआ था साइकोलॉजी के क्वेश्चंस का, जैसे हमने 15 क्वेश्चन फर्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लिए। मींस हमने फर्स्ट वीडियो में जो आपको बताया है तरीका वो बहुत इम्पोर्टेंट है और उसी का प्रयोग करके हम क्या करेंगे, इनको फिर से तैयार करेंगे कि वाकई में आगे भी वो तरीके लग जाएंगे क्या। ठीक है, तो हमें कुछ नहीं करना है, बस समझ लेना है कि किस तरीके से साइकोलॉजी के क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो साइकोलॉजी के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका आप जान चुके हैं। अब उन्हीं तरीकों का प्रयोग करके आगे भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक चीज और बतानी है आज आपको कि हर क्वेश्चन में हर शब्द का एक अपना मतलब होता है। आपको क्वेश्चन जरूर फील करके अच्छे से तैयार करना है कि क्वेश्चन में आखिर पूछा क्या है। क्वेश्चन में दो चीजें मेन हो जाती हैं, एक तो उसकी वर्डिंग मतलब शब्द का अर्थ क्या निकल रहा है, और उसमें जो ऑप्शन दिए हैं उनके अर्थ निकालना। अच्छी बात है कि ज्यादातर एग्जाम में मतलब जितने भी ऑप्शन आए वो आपको पता हो, अगर नहीं भी पता है तो फिर लॉजिक से आप निकालेंगे। ठीक है, तो दोनों चीजें हम लेके चलेंगे साथ में, लॉजिक और उसका ज्ञान। तो हमने अपना आज का पहला क्वेश्चन यहाँ 16 से स्टार्ट कर रहा हूँ, 15 तक डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आपने फर्स्ट वीडियो अभी तक नहीं देखा है हमारा, तो आप इन प्रश्नों का फर्स्ट वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में हमने बताया है किस तरीके से लॉजिक लगाएंगे और यहाँ पर हम उसका प्रयोग फिर आज करते हैं। ठीक है, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर चैनल अच्छा लगता है तो, और अगर अच्छा नहीं लगता है या कोई वीडियो अच्छी नहीं लगती है तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, जिससे कि मुझे मोटिवेशन इससे भी मिलेगा कि हमें कुछ अपने में सुधार करना है। ठीक है, तो किसी में भी कंजूसी ना करें, ना लाइक में, ना डिसलाइक में, और ना ही सब्सक्राइब करने में। जैसा आपका दिल चाहे वैसा खुल के करें। ठीक है, तो आ जाइए बात कर लेते हैं 16वें क्वेश्चन की। तो 16वें क्वेश्चन में देख रखा है उसने, संज्ञानात्मक प्रत्यय का न्यूनतम स्तर है। अब देखिए, संज्ञानात्मक प्रत्यय, अब आपको संज्ञानात्मक प्रत्यय के बारे में पता होना चाहिए। प्रत्यय मतलब तत्व, मान लो कोई एक छोटा सा पार्ट होता है तत्व। तो हमने क्या किया, संज्ञानात्मक मेन वर्ड आ गया यहाँ पे, और संज्ञानात्मक का मतलब होता है क्या, ज्ञान से, और ज्ञान अर्जित करना मतलब संज्ञान में आ गया कोई बात, जानकारी होगी। अब ज्ञान मतलब, अब यहाँ पर ऑप्शन में ज्ञान मिल गया और आप डायरेक्ट ज्ञान मार देंगे, हो सकता है तुक्का लग जाए, लेकिन आपको पहले ये काम नहीं करना है। सबसे पहले ऑप्शन पढ़ने हैं ज्ञान, दूसरा ऑप्शन आया बोध। बिल्कुल, आप बोध को भी समझ सकते हैं, हो सकता है, लेकिन सबसे पहले चारों ऑप्शन में देखते हैं कि कौन सा हट रहा है क्या इनमें, या फिर सारे एक जैसे लग रहे हैं। तो अनुप्रयोग, अब देखो न्यूनतम स्तर मतलब जिसकी शुरुआत होती है उसको बोलते हैं न्यूनतम स्तर, मतलब छोटे स्तर से शुरुआत होती है और बड़े स्तर तक जाते हैं। तो सबसे पहला जो स्तर आता है संज्ञानात्मक का, वो क्या है, तो अनुप्रयोग तो हम ज्ञान प्राप्त करने के बाद करते हैं, किसी चीज का प्रयोग कर रहे हैं तो पहले उसकी जानकारी हो जाती है ना, ज्ञान प्राप्त हो गया, तो इसका मतलब अनुप्रयोग तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, दूसरी चीज आ जाती है विश्लेषण। विश्लेषण कब करते हैं, जब हमें किसी का ज्ञान प्राप्त हो जाए, तो हम अगली स्टेज पर पहुंच गए ना कि ज्ञान प्राप्त करने की पे हो। तो ये दो ऑप्शन तुरंत आप एलिमिनेट कर देंगे। तो अब दो ऑप्शन बचे हुए हैं आपके लिए ओनली। तो उन दो ऑप्शनों में से अब आपको बात बतानी है कि ज्ञान और बोध में क्या अंतर है। तो ध्यान रखना, बोध हो जाना का मतलब है हमें कुछ ज्ञान हुआ उसके बाद बोध होता है। किसी चीज की हमें जानकारी हो गई, इसका मतलब हमें कुछ ज्ञान की प्राप्ति हो गई पहले, और जो ज्ञान की प्राप्ति पहले हो गई वो न्यूनतम स्तर में चला गया। ध्यान रखना, बहुत अंतर छोटा है इन दोनों में, बोध और ज्ञान में। ज्ञान का मतलब है आपको जस्ट थोड़ी सी नॉलेज हुई, वो ज्ञान हो गया, और इसका बाद में आपको बोध हुआ कि ये तो हम जान गए। तो ये बोध जब ज्ञान हो जाता है उसके बाद होता है, बोध पहले नहीं आएगा। जब तक आपके पास नॉलेज नहीं है, ज्ञान नहीं है, तब तक आप किसी चीज का बोध नहीं कर सकते। तो सबसे पहला जो न्यूनतम स्तर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ज्ञान। अगर आप इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपको क्रिएटिविटी तो बढ़ी जाएगी, सृजनात्मकता जिसको बोलते हैं, और आपका जो लॉजिक और जो कंसेप्ट है सारे इसके सारे क्लियर होते चले जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखना, वीडियो एंड तक देखना, आपको इंप्रूव होगा। देखो, मेरा जो वीडियो होता है वो देसी दवा की तरह काम करता है, टाइम जरूर लेता है एक बार, लेकिन परफेक्ट हो जाएगा, आपको दोबारा पढ़ने की बार बार जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से पढ़ते जाएंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 17वां क्वेश्चन और हमने लिया हुआ है, ये मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। अब देखो, मनोविज्ञान जो थी, मन का विज्ञान पहले बोला गया, चेतना का बोला गया, अब लास्ट में आके हमारा क्या आ गया, सबसे पहले आत्मा का था, फिर मन का आया, चेतना का आया, और अब हमारा व्यवहार का विज्ञान। और व्यवहार का विज्ञान देने वाले हमारे मनोविज्ञानी थे, वो थे वाटसन। ध्यान रखना, इन्होंने परिभाषा दी थी मनोविज्ञान की, विज्ञान को, व्यवहार का विज्ञान मनोविज्ञान को बताया था वाटसन ने। तो ये क्वेश्चन है जो अब आगे भी पढ़ लेंगे, तैयार बता देंगे तरीका कैसा है, बस आपको थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए। तो वाटसन ने दिया था, लेकिन ध्यान रखना व्यवहारवादी भी वाटसन ही थे, इसीलिए व्यवहारवादी कौन होगा, क्योंकि वाटसन ने दिया था। अगली चीज और एक और आ जाती है कि व्यवहारीवाद शब्द किसने सबसे पहले प्रयोग किया था, तो वो वाटसन ने नहीं किया था, वो मैकडूगल ने किया था।
ठीक है, तो अब ये इसकी बात चर्चा बाद में करेंगे। मैकडूगल की एक किताब आई थी, सॉरी प्रिंस ऑफ साइकोलॉजी की जो बुक आई थी, आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी, तो उस आउटलाइन ऑफ साइकोलॉजी में उन्होंने बताया है व्यवहारवादी के बारे में। तो व्यवहार शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? मैकडूगल ने, लेकिन जो व्यवहारवादी थे वो थे हमारे वाटसन। ठीक है, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे कि मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है पाठ्यचर्या केंद्रित, शिक्षक केंद्रित, बाल केंद्रित या विषय केंद्रित। ध्यान रखना, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है और ये मन को समझने के लिए होता है, यानी कि मन को समझने के लिए मनोविज्ञान अगर हम मानते हैं अभी, तो इसके हिसाब से क्या है कि जो पाठ्यचर्या केंद्रित हो गया, तो पाठ्यचर्या के हिसाब से शिक्षक कार्य करेगा, ना कि बच्चे के हिसाब से। तो बच्चा के प्रभाव पे उसे कोई मतलब नहीं है पॉजिटिव पढ़ रहा है या नेगेटिव, क्योंकि उसे केंद्र बिंदु क्या माना उसने? पाठ्यचर्या। इसका मतलब बच्चा पढ़ रहा है या नहीं पढ़ रहा है उसके कोई मतलब नहीं उन्हें, लेकिन पाठ्यचर्या उनकी सही है। तो इसका मतलब ये एकदम गलत हो गया, मनोविज्ञान ने शिक्षा को ऐसा नहीं बनाया है। दूसरा, शिक्षक केंद्रित, मतलब पूरा का पूरा जो फोर्स रहेगा वो शिक्षक का रहेगा इसमें, मतलब शिक्षक जो चाहेगा वो पढ़ाएगा, जैसे चाहेगा वैसे पढ़ाएगा, बच्चे को वही पढ़ना है। अब वो जैसा शिक्षक होगा वैसा पढ़ाएगा, लेकिन यहाँ तक ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो बच्चे को ये सोच के अगर फ्रेमवर्क नहीं करके नहीं बनाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा, तो बच्चा नहीं समझ पाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो उसको उसके हिसाब से पढ़ाएंगे। तो अगर जब हम बच्चे को हिसाब से पढ़ाते हैं कोई चीज, तो बाल केंद्रित हो जाती है, मतलब बच्चे को केंद्र बिंदु मानकर हमने उसको पढ़ाना शुरू किया है। तो ये बाल केंद्रित शिक्षा के अंदर आ जाएगा, मनोविज्ञान ने शिक्षा को बना दिया है। विषय केंद्रित, विषय केंद्रित भी नहीं हो सकता, क्योंकि विषय के हिसाब से शिक्षा पढ़ाई जाएगी। बालक पढ़ने की इच्छा में इच्छुक है या नहीं है, उससे क्या मतलब है? जब तक बालक शिक्षा को लेने के लिए इच्छुक नहीं होगा, तब तक आप विषय कैसे भी केंद्रित कर लो वो नहीं पढ़ेगा। तो सबसे मेन जो था वो पाठ्यचर्या में क्या होगा? या बाल केंद्रित। तो जो मनोविज्ञान ने शिक्षा को बनाया वो बाल केंद्रित बनाया। ठीक है, ऐसे अपना अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। गोल्डमैन निम्न में से किससे संबंधित है? ध्यान रखना, कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आप नोट करते जाना साथ के साथ, क्योंकि ये आपको याद दिलाया करेंगी कुछ समय बाद कि हाँ इससे हमने ये याद किया था। अब गोल्डमैन ने किससे संबंधित है, ये अगर आ गया क्वेश्चन, तो आप गोल्डमैन नाम तो आएगा ही आएगा पूछेगा तो। अब गोल्ड और मैन, गोल्ड से सोना और मैन मान आदमी, और जिस आदमी के पास जब सोना आता है तो क्या होता है? वो उसके संवेग परिवर्तन आ जाते हैं। ध्यान रखना, सामाजिक परिवर्तन नहीं आएगा इतना, और इतना आध्यात्मिक भी नहीं आएगा, बुद्धि से कोई मतलब नहीं होगा सोने का, सामान्य बुद्धि से भी कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन संवेग बदल जाएंगे। ध्यान रखना, अगर संवेग बदल गए एक बार, इसका मतलब क्या है? उसका एक्सप्रेशन बताएगा कि खुशी है इसको बहुत ज्यादा, ये तो खुशी के मारे फूला समाया जा रहा है, मतलब वो संवेग परिवर्तन हो गए इसके। तो संवेगात्मक बुद्धि जैसे ही आएगा हम जान जाएंगे कि संवेग परिवर्तन का नाम तो दे ही रखा होगा वहां पे ऑप्शन में। तो गोल्डमैन जैसे हम पढ़ेंगे, एक आदमी को सोना मिला तो उसका क्या हुआ? संवेग परिवर्तन हो गए। तो इस तरह से अगर आप तैयार करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा इसका आंसर? संवेग परिवर्तन। ध्यान रखना, यहाँ पर होगा हमारा संवेग परिवर्तन। ठीक है, संवेगात्मक बुद्धि, सॉरी हाँ बिल्कुल संवेगात्मक बुद्धि। संवेग से मतलब रखना अपना, यहाँ पे बुद्धि तो सब में लगा हुआ है, बुद्धि तो हो गई होगा, लेकिन संवेगात्मक बुद्धि होगी वो। ठीक है, गोल्डमैन ने से हमने तो ये लॉजिक से याद किया है, कोई वो नहीं है इसमें, ध्यान रखना ये लॉजिक से याद किया था, क्योंकि ये गोल्डमैन थे और गोल्डमैन है, इसका मतलब गोल्ड मिल गया, गोल्ड मिलेगा तो संवेग परिवर्तन हो गए, और संवेग परिवर्तन हो गए तो संबंधित हो गए, संवेगात्मक बुद्धि से संबंधित हो गए। ठीक है, अब इनकी बुद्धि मान सकते हैं कि उसकी वजह से बदल गई, संवेग की वजह से, क्योंकि उनको सोना मिल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 19वां, एक आदर्श अध्यापक में पाया जाने वाला गुण है, एक अच्छा आदर्श अध्यापक है कोई, तो उसके अंदर कौन सा गुण पाया जाएगा? अब देखना, आपको मैंने जो पहले प्रीवियस वीडियो में बताया है वो लॉजिक यहाँ भी लगेगा। सबसे पहले सारे ऑप्शन पढ़ेंगे, उनमें जो गलत होगा उसको तो हटा देंगे, जो नहीं गलत होगा उसको हटाएंगे नहीं, फिर उनसे बेस्ट देखेंगे। ठीक है, और अगर ऐसा भी हो गया कि कहीं सारे के सारे आंसर एक ही ऑप्शन में है, तो फिर वो ऑप्शन हमारा सही होगा। तो हमने क्या किया? लोकतांत्रिक दृष्टिकोण से, तो आदर्श विद्यार्थी अगर अध्यापक है तो लोकतांत्रिक तो होना ही चाहिए। ठीक है, अगर लोकतांत्रिक नहीं होगा, समाज के हिसाब से नहीं चलेगा, तो पढ़ा नहीं पाएगा, आदर्श नहीं होगा, पढ़ा भी लेगा लेकिन आदर्श नहीं होगा। दूसरा, विषय वस्तु पर अधिकार, बिल्कुल दूसरी चीज भी ठीक है, आदर्श गुण है होगा, क्योंकि वो अध्यापक है तो उसके पास विषय वस्तु का अधिकार भी होना चाहिए, उसको जानकारी भी होनी चाहिए विषय की, बिल्कुल सही है। मनोविज्ञान का ज्ञान, बिल्कुल बच्चे को समझने के लिए मनोविज्ञान का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, इसलिए यहाँ पे मनोविज्ञान का ज्ञान भी होना चाहिए। अब हमें एक अच्छा ऑप्शन मिलेगा, उपरोक्त सभी, इसका मतलब हमें कोई अभी तक गलत मिला ही नहीं, और जैसे ही कोई गलत नहीं मिला और उपरोक्त सभी मिला, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसका आंसर लगाने में, उपरोक्त सभी। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी। तो बात कर लेते हैं क्वेश्चन 20 की। 20 में कह रहा है, जब कोई बच्चा हो जाए, वो कोई नियम या सिद्धांत सीखना है, यानी सिखाना है बच्चे को, जब बच्चे को कोई नियम या सिद्धांत सिखाना हो तो अध्यापक प्रयोग करेगा। तो इसमें अक्सर लोग गलती कर देते हैं, क्या करते हैं
कि उसमें नियम सिद्धांत जैसे ही देखा उन्होंने लगा दिया किसका, निगमन का, क्योंकि आगमन में उदाहरण होता है, निगमन में जैसे ही नियम आया उन्होंने आंसर मार दिया। लेकिन लैंग्वेज नहीं समझी, लैंग्वेज समझने की कोशिश करो पहले। जब कोई बच्चे को सिखाएगा क्या, नियम या सिद्धांत, तो उससे पहले, सिखाने से पहले नियम निकालना पड़ता है, तो उसे उदाहरण देकर समझाना पड़ता है कि ये नियम निकलता कैसे है। तो वो नियम निकलवा रहा है, ना कि नियम आ गया उसके पास, नियम से उदाहरण नहीं जा रहा, वो उदाहरण देने के बाद नियम पे जा रहा है। इसका मतलब जो ये विधि होती है गणित में बहुत ज्यादा प्रयोग होती है, तो जो नियम होते हैं वो निगमन किए जाते हैं ना। फिर हमने देखा था कि जो भी निपन में वगैरह करते हैं वहां क्या करते हैं, निगमन करते हैं। तो नियम वो तो होता है, सिद्धांत वो जो फॉर्मूले निकलते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर होना चाहिए अब आगमन विधि, ना कि निगमन। समझने की कोशिश करना, क्योंकि ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है आपके लिए। क्योंकि जो आगमन विधि है वो पहले उदाहरण दिए जाते हैं, फिर नियम बताए जाते हैं। तो नियम ही तो निकलवा रहा है, तो पहले उदाहरण बता देगा, फिर नियम निकल आएंगे। तो इसका मतलब यहाँ आगमन विधि हो जाएगी। ठीक है, अगली बात कर लेते हैं 21वें क्वेश्चन की। निम्न में से कौन रायवर्ण के अनुसार शिक्षा के 3 संबंध में सम्मिलित नहीं है। देखो, शिक्षा के संबंध में कुछ ने भी संबंध दिए होंगे, उसमें बच्चा और शिक्षक होगा, लेकिन बच्चा जरूर होगा, बाकी के चेंजेस हो सकते हैं, ध्यान रखना। क्योंकि शिक्षा की मतलब क्या है, उसे पढ़ने वाला जरूरी है, पढ़ाने वाला तो चेंज हो जाएंगे, अगर पढ़ने वाला नहीं है तो पढ़ाने वाला किसको पढ़ाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पर बच्चा बहुत जरूरी है, जिसमें बच्चा नहीं आया समझ लो वो रायवर्ण के अनुसार शिक्षा के 3 संबंधों में नहीं है। तो मैंने पहला देखा, बच्चे और शिक्षक बिल्कुल होगा, बच्चे और समाज, बच्चे हैं, ठीक है। शिक्षा और विषय, देखो शिक्षक और विषय। अब शिक्षक और विषय का क्या मतलब है, किससे, रायवर्ण के अनुसार, बिल्कुल मतलब नहीं है, क्योंकि हमने ऑड वन आउट भी करें तो बच्चे प्रत्येक में है। देखो, बच्चा होना जरूरी है, बाकी का दूसरा रूप उसके साथ होगा या नहीं होगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर 21 का क्या हो जाएगा, 3। शिक्षक और विषय में संबंध, ये सम्मिलित नहीं है, ध्यान रखना। है में जो सारे थे सही, उनमें उल्टा पूछा हुआ है। अगला है, एक बालक जो साइकिल चलाना जानता है, मोटरसाइकिल चलाना सीख रहा है, यह उदाहरण होगा किसका। देखो, अब ये आ जाता है अधिगम अंतरण के क्वेश्चंस। अधिगम मतलब हमने कोई चीज सीखी और उसके प्रयोग करके हम दूसरी चीजें सीख रहे हैं। अब ये कई प्रकार का होता है, क्षैतिज भी होता है, ऊर्ध्व भी होता है, द्विपार्श्विक भी होता है। अब ये होते क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद अगर आप समझेंगे तो बहुत अच्छे समझ में आ जाएगा। देखो, क्षैतिज का मतलब होता है समांतर, मतलब नीचे जमीन पे होता है वो क्षैतिज होता है, जमीन पे सीधा खड़ा हो गया तो ऊर्ध्व हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की बात कर लेते हैं। क्षैतिज का मतलब हो गया जैसे समान सीखा और वैसी समान चीजों का उसने अपने, जैसे मान लो किसी चीज को सीखा, अधिगम किया किसी चीज का, और उसका प्रयोग दूसरी चीज को सीखने में कर लिया। मतलब जैसे यहाँ पर बात करेंगे कि उसने मान लो कोई अंग का प्रयोग करना सीखा, ठीक है। अब पहले ज्ञान लिया था उसने, और ज्ञान से फिर अपने अंगों को चलाना शुरू कर दिया, और एक अंग का नहीं अनेक अंगों में उनका प्रयोग करना सीख लिया। जैसे उस बच्चे ने मान लो हाथ चलाना सीखा, तो हाथ चलाने के साथ साथ उसने हाथ चलाने के साथ साथ कई कार्य करना भी सीख लिए, तो ये क्षैतिज काम हो गया उसका। दूसरा, अधिगम तो किया उसने, हाथ चलाना सीखा था पहले, लेकिन अब हाथों से बहुत कुछ सीख गया वो करना, तो ये क्षैतिज हो गया उसका। लेकिन उर्दू अधिगम में जब क्या हो जाता है कि जो उर्दू होता है ना, जैसे हमने कोई कार्य करना सीखा और उसका प्रयोग करके कोई अगला कार्य कर रहे हैं, कार्य में होगा यहाँ। जैसे अभी ऊपर बालक बात कर लेते, जो एग्जाम्पल ही दिया है, बालक साइकिल चलाना जानता है, अब वो उससे थोड़ा ऊपर का कार्य सीख रहा है। ऊपर मतलब जानते हैं, अभी हमने बताया क्षैतिज से एकदम समांतर में, अब उर्दू हो गया ऊपर, मतलब कोई एक अच्छा कार्य, अब कठिन कार्य कह सकते हैं, तो लेवल बढ़ गया उसका, तो ऊर्ध्व मतलब ऊपर को उठ गया। तो पहले ऐसा नहीं है, यहाँ पे मोटर और साइकिल आएगा तो उल्टा हो जाएगा, ध्यान रखना। यहाँ पे साइकिल के बाद मोटरसाइकिल आया, इसका मतलब उसने ऊर्ध्व पातन मतलब ऊर्ध्व अधिगम अंतरण किया। द्विपार्श्विक में क्या होता है, द्विपार्श्विक में ये होता है कि वो एक से ज्यादा, मतलब एक अधिगम किया और उससे एक से ज्यादा चीजों में अंतरण कर दिया। यहाँ ट्रांसफर होता है, ध्यान रखना, अंतरण मतलब ट्रांसफर। अधिगम का ट्रांसफर मतलब जो तुमने सीखा उसका ट्रांसफर कर दो दूसरी तरफ, वो कहलाएगा अधिगम अंतरण। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या आंसर हो जाएगा फिर। अब अपनी लेवल बढ़ा रहा है तो लेवल ऊपर को बढ़ेगी, हमने बताया था 2 तरह का होता है, तो ऊपर बढ़ जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा अधिगम में, फिर अधिगम ऊर्ध्व अधिगम अंतरण का। ठीक है, अब आ जाते हैं 23वें नंबर पर। 20वीं सदी बालक की सदी किसने कहा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका आंसर बिल्कुल हम इजीली याद कर सकते हैं अगर आपने हमारे मनोविज्ञान की परिभाषाएं देखी होंगी, क्योंकि मनोविज्ञान की परिभाषाओं में हमने कौवे वाली एक स्टोरी सुनाई थी, और कौवे वाली जो स्टोरी हमने सुनाई थी वो आपको फील करके बताई थी कि आप खुद हैं वहां पे, हमें मान लीजिए या आप खुद को मान लीजिए, और जब हम खुद हैं इसका मतलब हम 19 वर्ष से बड़े हैं, 19 वर्ष से बड़े हैं, और 19 वर्ष से बड़े हैं इसका मतलब हम अभी जो चल रहे हैं, कौन सी सदी में चल रहे हैं, 2019। ठीक है, अब 2019 में चल रहे हैं, तो 19 साल पहले जाएंगे तो 2019 से बड़े हैं, इसका मतलब 2000 से पहले निकल जाएंगे,
और 2000 से पहले की जो सदी होगी वो 20वीं सदी होगी। और 20वीं सदी में हमने क्या सुना था, अपनी एक कौवे की कहानी, और कौवे की कहानी से याद आ जाएगा क्रो एंड क्रो। ध्यान रखना, क्रो एंड क्रो की कहानी हमने कब सुनी थी, बचपन में। बचपन हमारा कौन सी सदी का था, 20वीं सदी का, ऐसे याद रखेंगे, कहानी में ही है ये सब कुछ, ठीक है। जो हमारा 20वीं सदी में हमने कहानी सुनी थी कौवे वाली, फील किया था, वो कहानी कौन सी सदी की थी, 20वीं सदी की थी, इसलिए क्रो एंड क्रो 20वीं सदी के हो जाएंगे, ठीक है। अगला आ जाता है हमारा 24वां, श्याम पट पर लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण है। जब हम श्याम पट पर लिख रहे हो तो वहां पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो यही तो होता है, जो सृजनात्मकता बढ़ाने वाले क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही होते हैं, जो आपको समझ में आ जाएंगे तो आप उनको अपने आप से कर लेंगे तो समझो आप बढ़ रहे हैं। बाकी आप बहुत कुछ पढ़ लो और समझ में कुछ ना आए तो आपका कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होता। तो बस छोटी चीज बेशक पढ़ो, लेकिन पहले अच्छे से पढ़ो, अपने आप बड़ी चीजें उसमें कनेक्ट हो जाएंगी। तो यहाँ पर देखो आप खुद तर्क कर सकते थे, श्याम पट पर अगर लिखा है किसी ने तो वो सबसे महत्वपूर्ण तब होगा, जो लिखते समय सबसे महत्वपूर्ण क्या होगा, अच्छा लेख, लिखने में स्पष्टता, बड़े अक्षर छोटे अक्षर। अगर आपने बहुत बड़े बड़े अक्षर बना दिए तो क्या वो अच्छा लिखाई गई जाएगी, बिल्कुल नहीं। यहाँ पे बड़े अक्षर से मतलब नहीं, ये नहीं था कि थोड़े से बड़े, बड़े से मतलब बड़ा। छोटे अक्षर मतलब हमने छोटे छोटे लिख दिए तो क्या अच्छा कहा जाएगा, बिल्कुल नहीं कहा जाएगा। तो ये ऑप्शन तो डायरेक्ट सारे लोग हटा लेते हैं। अब बात आ जाती है अच्छा लेख और लिखने में स्पष्टता। अब ज्यादातर लोगों का ध्यान कंसंट्रेट हो जाता है कि लिखने में स्पष्टता मतलब स्पष्ट लिखा हुआ है, तो आंसर लगा देते हैं लिखने में स्पष्टता। लेकिन ध्यान रखना, जो बात मैंने पहले बताई थी कि जिसमें दूसरा ऑप्शन भी समाहित हो, मतलब जो ऑप्शन दूसरे ऑप्शन की भी परिभाषित कर दे, वो ऑप्शन सबसे बेस्ट होता है। खुद को तो कर ही रहा है, दूसरे को भी। अच्छा, लिखने में स्पष्टता है, इसका मतलब अच्छा लिख होगा, जरूरी नहीं है। उसने अच्छे से लिखा है, हर एक अक्षर अच्छा अच्छा अलग अलग बनाया, लिखने में पढ़ने में समझ में आ रहा है, लेकिन पढ़ने में अच्छा लगेगा, जरूरी है वो लिखा अच्छा हो लिखने में, यानी कि उसका जो सुलेख होगा वो अच्छा नहीं होगा, इस जरूरी नहीं है। लिखने में स्पष्टता का मतलब है अच्छे से लिखा जा रहा है, इसने ये लिखा है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो लिखने में जो लिखाई है उसकी अच्छा हो, जिसपे नंबर मिलते हैं वो नहीं हो। लेकिन अच्छा लेख देख लेना, अच्छे लेख में समाहित है लिखने में स्पष्टता। अगर आपका लेख अच्छा है तो आपके लिखने में क्या है, स्पष्टता है। ध्यान रखना, अगर अच्छे लेख कभी कहा जाएगा जब आपका लेख हमारी समझ में आ रहा हो और अच्छा लिखा हो, तो वो स्पष्ट भी होगा। तो अच्छा लेख जरूरी है कि वो स्पष्ट भी होगा, लेकिन लिखने में स्पष्टता है इसका मतलब जरूरी नहीं है अच्छा लेख होगा। इसलिए अच्छे लेख के अंदर क्या बैठा हुआ है, लिखने में स्पष्टता। इसलिए चौथा ऑप्शन, सॉरी पहला ऑप्शन 100% से होगा, आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसको समझने में, ठीक है। अगला बात कर लेते हैं 25वें क्वेश्चन की, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य है। और अधिगम प्रतिफल की बात करेंगे अगर हम, तो अधिगम से जो फल निकलता है, मतलब सीखने के बाद जो लास्ट स्टेज फाइनल रिजल्ट आता है, उसको बोलते हैं अधिगम प्रतिफल, ठीक है। तो अधिगम प्रतिफल वो होता है जो अधिगम की परिभाषा आप जानते हो। वैसे और लोग अधिगम को कह देते हैं सीखना, लेकिन सीखना मात्र उसकी एक परिभाषा नहीं है, एक संक्षिप्त तो वो कह सकते हैं उसकी परिभाषा, लेकिन इसका व्यापक रूप अगर देखा जाए तो अधिगम की परिभाषा होगी व्यवहार में अगर किसी के परिवर्तन आ गया है तो वो अधिगम हुआ। किसी भी चीज को उसने सीख लिया और उसको प्रयोग नहीं किया तो वो अधिगम नहीं हुआ। ध्यान रखना, अधिगम का बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज है, वहां पे सीखना जरूर आ जाएगा उसमें, और सीखना ज्यादातर लोग लगा देंगे, क्वेश्चन में आ गया तो वो गलत हो जाएगा अगर उसमें व्यवहार भी दे रखा है तो ठीक है। तो प्रयोग जरूरी है, जो उसे सीखा है उसका, तब कहेंगे अधिगम हुआ है, नहीं तो कैसे पता चलेगा तुमने सीखा है या नहीं सीखा है, लग रहा है तुम्हें हम जानते हैं, लेकिन जब प्रयोग करा है तो नहीं जानते हैं। इसलिए कहते हैं कि जब तक परिवर्तन नहीं आएगा तब तक आप नहीं कह सकते आपका अधिगम हुआ है। वो हमने यहाँ पर क्या देखा, अधिगम प्रतिफल का तात्पर्य क्या हो जाएगा, बालक के व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही बात है। अभी शिक्षक की शिक्षण विधियों में परिवर्तन नहीं, अधिगम का शिक्षण से मतलब नहीं है। पाठ्य वस्तु का परिमार्जन, पाठ्य वस्तु का कैसे परिमार्जन करना है, इसका भी अधिगम से कोई संबंध नहीं है। तो अधिगम का जो प्रतिफल होगा, मतलब रिजल्ट निकलेगा, वो क्या होना चाहिए, बालक के व्यवहार में परिवर्तन आना चाहिए, तब हम कहेंगे कि बालक का अधिगम हुआ। ध्यान रखना, अभी क्या बताया था, प्रयोग करना भी आ जाए तो मतलब परिवर्तन होगा। तो हमने 25वां क्वेश्चन देख लिया और इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा एकदम करेक्ट होगा। क्या होगा, 26वें क्वेश्चन में देखा हुआ है, अंतर्मुखी व्यक्तित्व एवं बहिर्मुखी व्यक्तित्व का निर्माण किसने किया। देखो ये क्वेश्चन जैसे जाते हैं तो इनके तो आंसर रटने ही होते हैं, लेकिन हमारा तरीका बिल्कुल रटाने का नहीं है। हमारी सोच ये है कि क्वेश्चन को देखो और उसके ऑप्शन पे आपका डायरेक्ट अगर दिमाग चला गया कि ये होगा तो फिर ये ठीक है, नहीं तो नहीं। अब अंतर्मुखी और बहिर्मुखी की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो यंग होते हैं लोग, ऐसे अंतर्मुखी और व्यक्तित्व और बहिर्मुखी व्यक्तित्व क्या है, जो यंग लोग होते हैं वो दोनों तरीके के होते हैं। ध्यान रखना, जो यंग लोग होते हैं ना, जवान, देखो वृद्ध लोगों में जरूरी नहीं होता है, उनका माइंड ही खत्म हो जाता है और शुरुआत में लोग जानते ही नहीं अंतर्मुखी बहिर्मुखी क्या होता है। लेकिन जो यंग होते हैं, यार याद करने का तरीका है, जो यंग लोग होंगे वो क्या होंगे,
अंतर्मुखी भी होंगे और बहिर्मुखी व्यक्तित्व भी होंगे। अब ये अंतर्मुखी और बहिर्मुखी क्या होता है? अंतर्मुखी व्यक्तित्व होता है वो खुद अपने बारे में सोचता हो, खुद अपने अंदर सब कुछ रखता हो, किसी को बताता नहीं हो वो क्या चल रहा है क्या कर रहा है। बहिर्मुखी वो होते हैं जो क्या होते हैं, जो अपने अंदर की चीजों को तुरंत जानने के बाद बाहर के लोगों को बताने की कोशिश करते हैं और बताते हैं। तो ये बहिर्मुखी हो गए। एक उभयमुखी होंगे, वो दोनों तरह के होते हैं, तो कुछ तो रखते हैं और कुछ बता देते हैं। तो यहाँ पर बात ये थी, हमें याद कैसे करना है अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो ध्यान रखना, जैसे अंतर्मुखी और बहिर्मुखी आए आप समझ जाना एक यंग आदमी दोनों तरीके का हो सकता है। कैसे? यंग मतलब युंग। अब आप समझ गए होंगे यंग हम क्यों बोल रहे हैं। यंग मतलब हमारे एक मनोविज्ञानी थे जिनका नाम था युंग, यहाँ गलती से युंग लिखा है, इन पे छोटी यू की मात्रा, ऊ की मात्रा है, युंग है। तो ये युंग थे हमारे, जो वो थे किसके, अंतर्मुखी और बहिर्मुखी। तो जैसे ही अंतर्मुखी बहिर्मुखी आएगा आप समझ जाएंगे यंग लोग होते हैं दोनों तरीके के। ठीक है, अगला देख लेते हैं, बात कर लेते हैं 27वें में। यदि विद्यार्थी पाठ में रुचि न लेते प्रतीत हो तो शिक्षक को चाहिए कि वह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अगर बच्चा पढ़ने में रुचि नहीं ले रहा है तो आप करेंगे क्या? आप अगर टीचर बनने जा रहे हैं तो आपको वाकई में इसका ज्ञान होना चाहिए। तो एक पहला क्वेश्चन आया, शिक्षण विधि बदल दें। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, अभी तक हमने क्या बोला, आंसर नहीं लगाते, लेकिन हाँ बिल्कुल माइंड में डाल लिया, हो सकता है शिक्षण विधि बदलेंगे तो बच्चा पढ़ने लगे। दूसरा, अगला ऑप्शन आया, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें। अब अगर हम दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करने लगे तो हाँ बिल्कुल बच्चे में रुचि में परिवर्तन जरूर आएगा, क्योंकि हम क्या करते हैं, ये उद्दीपक का काम करते हैं। तो दूसरा ऑप्शन भी हमारा अब तक सही है, लेकिन पहले से ज्यादा सही लग रहा है, लेकिन बाद में चर्चा करेंगे। सी ऑप्शन है, अच्छा कक्षा से चला जाए, सॉरी यहाँ पे अच्छा लिख दिया है, ध्यान रखना, यहाँ पे होगा कक्षा से चला जाए। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें, कक्षा से चला जाए। क्या हुआ, कक्षा से चला जाए। तो अब कक्षा से चला जाए का क्या मतलब है, यहाँ पे कक्षा लिखेंगे, तो ये था कक्षा से। यहाँ पे आप देख लेंगे थोड़ा सा एरर आ रहा है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ था भाई, ह्यूमन एरर है, कोई दिक्कत नहीं है ज्यादा, बस आपको समझना है। ठीक है, कक्षा से चला जाए। तो अब ये ऑप्शन अगर नहीं दिया होता तो हम सारे के सारे सभी उपरोक्त सभी लगा देते। ध्यान रखना, यहाँ पर दो ऑप्शन बिल्कुल सही है, अगर तीसरा भी ऐसा होता कि वो कक्षा में कुछ ऐसा करे जिससे कि वह छात्रों में रुचियां पैदा हो जाए, तो वो चारे ऑप्शन हमारे सही हो जाते। अब यहाँ पर हो गया कक्षा से चला जाए, ऐसा नहीं होता, अगर बच्चे का रुचि नहीं आ रहा तो कक्षा से कोई नहीं जा सकता, ना तो टीचर जाएगा और ना ही विद्यार्थी को बाहर करेंगे। ध्यान रखना, ऐसे नेगेटिव पॉइंट्स आपको पकड़ने हैं, जो कि अब आपने जैसे ही देखा सी ऑप्शन बिल्कुल गलत है तो अब आप डी आर ऑप्शन तुरंत मार देंगे गलत। दो ऑप्शन, एक ऑप्शन दो अंत में हटा देगा सभी, क्योंकि उपरोक्त सभी हो ही नहीं सकता अब, क्योंकि सी नहीं हुआ तो डी फिर कैसे हो जाएगा। तो दो ऑप्शन खत्म हो गए। अब ज्यादातर लोगों को क्या कर लगता है कि ऑप्शन ए सही है। ध्यान रखना, हम आपको प्रैक्टिकल बताते हैं, अच्छे ज्ञान से बताते हैं, ऐसा नहीं है कि हम विदाउट प्रूफ के बताते हैं आपको। अगर आपने कहा कि शिक्षण विधि बदल दें, ठीक है, हमने मान लिया बच्चे के लिए शिक्षण विधियां बदल रहे हैं, हमने बच्चे को क्या दिक्कत आ रही है, रुचि में क्यों नहीं देख ले रहा है, उसका रीजन क्या नहीं जाना, हम शिक्षण विधियां बदलते रहे, क्या बच्चा रुचि लेना शुरू कर देगा? नहीं लेगा। ध्यान रखना, क्योंकि जो उद्दीपक का काम करते हैं वही रुचि में परिवर्तन करते हैं, और रुचियों में परिवर्तन के लिए, उद्दीपक के लिए हम क्या करेंगे, दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करेंगे। अगर हम किसी बच्चे को तब से बताते जा रहे हैं, एक बतख थी वो तालाब में तैर रही थी, अब वो बच्चा बतख तालाब माइंड में नहीं ले पा रहा, वो नहीं पढ़ पा रहा, रुचि नहीं आ रही, जैसे ही हमने बोर्ड पे गए और दृश्य सामग्री का प्रयोग किया, बच्चा तुरंत देखने लगेगा, हाँ क्या बतख है, क्या तालाब है, तो वो उसकी रुचि बढ़ जाएगी उसके प्रति। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई जगह आपको गलत मिलेगा इसका आंसर, लेकिन आप बिल्कुल भी ना घबराएं, विश्वास रखें, 100% आपका आंसर ही होगा, दृश्य श्रव्य सामग्री को प्रयोग में लाएं। ठीक है, तो यही चीजें आपको इंप्रूव कराएंगी मेरे टेक्निक से, मेरे तरीकों से और मेरी लॉजिक से। तो अगर आप हमारे चैनल से जुड़ चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगर नहीं जुड़े हैं तो आप जुड़ जाइए, नहीं तो आप लॉस में जा सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लॉस से बचना है तो आप हमारे चैनल से जुड़ जाइएगा। अगला समायोजन की प्रक्रिया है। अब देखो, समायोजन हमें पता होना चाहिए, समायोजन का मतलब होता है कि सारे लोग एक साथ समायोजित हो जाएं, यानी बच्चे बैठ के एक साथ पढ़ें। तो मतलब अब समायोजन में क्या करना चाहिए हमें, तो समायोजन की प्रक्रिया स्थिर होगी, गतिशील होगी, स्थानांतरण स्थानापन्न होगी या अवरोधी होगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है कि ये देखना है कि इस समायोजन होता क्या है। अब समायोजन की प्रक्रिया होगी वो हमेशा चलती रहती है,
क्यों? क्योंकि जैसे ही समायोजन खत्म होगा बच्चे डिसऑर्डर हो जाएंगे क्लास में। समायोजन समझते हैं ना, समायोजन की प्रक्रिया मतलब एक दूसरे को सहयोग करना, मतलब बच्चे आराम से रहें। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही समायोजन भंग हुआ ऐसे ही बच्चा की जो क्लास है वहां का जो डिसिप्लिन है, जो उसका संतुलन बना हुआ था वो बिगड़ जाएगा। तो समायोजन प्रक्रिया हमेशा कैसी रहनी चाहिए, गतिशील। समायोजन हमेशा बना रहना चाहिए किसी के बीच में। तो इसका मतलब समझने की कोशिश करना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो समायोजन कैसा हो जाएगा हमारा, गतिशील। क्योंकि गतिशील स्थिर तो हो ही नहीं सकता, हमेशा समायोजन बना ही नहीं रहता है, बच्चे जैसे ही बिगड़ेंगे वैसे ही समायोजन खत्म। स्थानपन्न मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब ही नहीं बनता। अवरोधी मतलब विरोधी होता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसी प्रक्रिया नहीं है। समायोजन प्रक्रिया विरोधी नहीं होती, ना अवरोध होता है उससे, उससे तो फायदा होता है। ठीक है, तो हमारा बी हो जाएगा गतिशील। अगली हमारा क्वेश्चन है जो है 29वां है, उसमें दिया हुआ है निम्नलिखित में कौन सा किशोरावस्था का लक्षण नहीं है। अब किशोरावस्था की बात कर रहा है वो, ध्यान रखना। अब जैसे ही वो किसी अवस्था की बात करे आपको अपने माइंड में विभाजन कर लेना है कि जो किशोरावस्था होती है वो कितनी होती है। तो किशोरावस्था हमारी कितनी होती है, अब 0 से 6 शैशव, 6 से 12 बाल्यावस्था और 12 से 18 किशोरावस्था। अब जैसे ही हमारे माइंड में 12 से 18 आ गई, अब हम समझ जाएंगे 12 से 18 के बच्चे किस तरीके के होते हैं और उनके अंदर क्या लक्षण होते हैं। और इनमें एक लक्षण पूछा होता है जो नहीं है। तो शारीरिक परिवर्तन जो पहला आंसर है उसमें, शारीरिक परिवर्तन। अब शारीरिक परिवर्तन तो आएगा ही आएगा, क्योंकि वो किशोरावस्था है तो बढ़ रहा है, अभी तो बढ़ना बंद नहीं हुआ, क्योंकि उसका शरीर परिवर्तित होगा। तो पहला तो आएगा ही आएगा, वो लक्षण नहीं है वो पूछ रहा था, तो पहला हमारा एकदम सही है। दूसरा, व्यवहार में स्थिरता। चलो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ऐसे बालक जो होते हैं 12 से 18 की एज में पहुंच जाते हैं वो उद्दंड हो जाते हैं। उद्दंड हो जाएंगे तो उनका व्यवहार बदलेगा। चलो छोड़ो अभी ऑप्शन और भी पढ़ने, लेकिन पहला तो सही था, लेकिन दूसरा आंसर नहीं है, क्योंकि लक्षण ऐसा नहीं होता। लेकिन अभी और पढ़ेंगे हम। अस्थिरता की समस्या। देखो, अगर स्थिरता मतलब जो काम कर रहा है ना उसमें अस्थिरता आ जाती है, वो काम को रुचि नहीं करता या फिर कंटिन्यूटी नहीं करता। अगला, संवेगात्मक समस्याएं। अब देखो, संवेगात्मक समस्याएं, अस्थिरता की समस्या और व्यवहार में स्थिरता, ये जो तीन लक्षण एक जैसे ऐसे लक्षण हैं जो कि हल्के हल्के उसके अंदर रहते हैं। ठीक है, लेकिन जो शारीरिक परिवर्तन वाला लक्षण था वो उसके अंदर पूरी तरह से हमें पता है होता है। तो शरीर तो बदलता ही है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। अब तीनों में इनमें बेस्ट देखना है हमें, ध्यान रखना ये तीन गलत नहीं है। व्यवहार में स्थिरता, ये ऑप्शन कैसा है, व्यवहार में स्थिरता नहीं होती, व्यवहार बदलता है, अस्थिरता होती है। देखो ऑप्शन समझो, अस्थिरता की समस्या होती है जब बच्चा 12 से 18 की एज का होता है, तो उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो चेंज होते हैं, और हार्मोन्स चेंज होने की वजह से उसमें अस्थिरता रहती है। तो व्यवहार में जब खुद में अस्थिर है बच्चा तो व्यवहार स्थिर कर ही नहीं सकता, और संवेग भी उसके अंदर आते रहते हैं। देखो, एक ऑप्शन ऐसा था जो हमें लग रहा है कि व्यवहार में स्थिरता होती नहीं है। जब बच्चा 12 से 18 होगा तो एकदम एक जैसा व्यवहार नहीं करता है, वो ऐसा व्यवहार करता है जैसे कि अजीब तरीके का व्यवहार करने लगता है। तो व्यवहार में उसके क्या आ जाती है, अस्थिरता। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड। हाँ, तो किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है, यह कथन किसका है। तो अब यहां से कैसे समझेंगे, जो दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान बताया था कि जैसे जैसे जो दो वस्तुएं रखी हैं तो उनमें से ये कहते थे कि एक जो ज्यादा अच्छी होती है और दूसरी पर चेतना कम हो जाती है, तो ये बात सही होती है, क्योंकि एक वस्तु और दो वस्तुएं रखती हैं तो उनमें चेतना एक की तरफ ज्यादा होती है, क्योंकि दोनों में डिफरेंट है अगर, तो एक को कम देखते हैं दूसरे को ज्यादा देखते हैं। तो अवधान हो गया। ये बात किसने पता की थी, ये रास थे। जो रास थे वो रास लीला कर रहे थे, तो इन्होंने जब रास ने रासलीला करते हुए देखा कि दो वस्तुएं रखी हुई हैं तो ये एक वस्तु की तरफ चले गए, तो इन्होंने कहा कि बात सही है कि हमारे जो केंद्रीकरण अवदान है तो दूसरे वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर ज्यादा होता है, मतलब दो वस्तुएं रखी उनमें से एक पर ज्यादा होगा। तो इस तरह से अपने माइंड में बना लेंगे। रास को ये बात रास आई थी कि दो वस्तुओं में से चेतना एक वस्तु पर होती है, आप ऐसे याद कर लेंगे तो वो हम समझ जाएंगे कि दूसरी तरफ क्या हो गया, उसका अवधान हो गया। तो रास से हमें याद आ जाएगा क्या, रास। तो ये बात बोली थी किसने, रॉस ने। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड आंसर इसका हो जाएगा रॉस। अगला है, व्यवहार का करना पक्ष में आता है। अब व्यवहार कोई कर रहा है तो वो किस पक्ष में आएगा। अब ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आप व्यवहार कर रहे हो इसका मतलब आप कुछ सीख चुके हो और उस सीखने के हिसाब से आपका व्यवहार चल रहा है, चल रहा है मतलब गति कर रहा है, तो ये हो सकता है सीखने के गति क्षेत्र में। अगला, सीखने के भावात्मक क्षेत्र में। अब व्यवहार कर रहे हो आप तो हो सकता है हल्का फुल्का भाव में परिवर्तन हो रहा हो, तो
ऐसे नहीं कह सकते कि पूरी तरह से सीखने का भावात्मक क्षेत्र है। सीखने का मनोवैज्ञानिक क्षेत्र ऐसा कुछ नहीं है, मनोविज्ञान का यहाँ पे व्यवहार में ज्यादा मतलब नहीं रहता। यहाँ पे तो हमारा मनोविज्ञान का किसी को समझने से मतलब होता है। सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र में, अब देखो व्यवहार का ज्यादा सीखने से मतलब नहीं होता, सामाजिक रहते हैं लोग तो सीखते तो हैं, लेकिन ज्ञान संज्ञान का मतलब होता है पूरा ज्ञान की बात होती है यहाँ पे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है यहाँ पे, यहाँ पर जब सीखने के गतिक क्षेत्र में होता है, जब कोई किसी को व्यवहार करते हो तो वो व्यवहार से कुछ सीखते हैं, और वो व्यवहार है तो उसमें क्या होता है, एक गति होती है, तो ये गति होती है, गति के कारण सीखते हैं, इसलिए सीखने में क्या होगी, गति। और इस क्षेत्र में किसका हुआ, व्यवहार का। तो व्यवहार करना किस क्षेत्र में आ जाएगा, सीखने के गतिक क्षेत्र में। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, सीखने के गतिक क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान है वो अध्ययन करता है किस चीजों का, तो 32वें क्वेश्चन का आंसर होगा हमारा क्या, तो पहला आया प्रेरणा व पुनर्वलन के प्रभाव का अध्ययन। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान होता है, ध्यान रखना मैं बताता हूं अभी, जो अंतर्निहित शक्तियां होती है ना, उसको डेवलप करने के लिए, विकसित करने के लिए, देखना पूर्ण निहित पूर्णता, मतलब आपको बताएंगे शिक्षा मनोविज्ञान की जब परिभाषाएं लिखाएंगे तब वो वीडियो डालेंगे तब आप समझ जाएंगे, बस आप थोड़ा सा लॉजिक समझ लीजिएगा कि जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मनुष्य जब पैदा होता है तो अपनी कुछ शक्तियां लेके पैदा होता है, बच्चा जब पैदा होता है तो उसके अंदर शक्तियां होती हैं, लेकिन वो इंप्रूव नहीं होती है, मतलब सुधरी हुई नहीं होती है, उनको विकसित करना होता है। तो विकसित करने के लिए वो क्या करते हैं, जो बाहर आया बच्चा जब जन्म लेता है तो उस पर दो प्रभाव पड़ते हैं सबसे मेन। पहला तो वो जीन्स का पड़ता है जिसको हम वंशानुक्रम बोलते हैं, जो कि पैतृक होता है। दूसरा उसका चारों तरफ का जो माहौल है, उसका वातावरण होगा, उसका पड़ता है, और इससे उसकी क्या होता है, सारा का सारा विकास होता है। ध्यान रखना बच्चे के लिए विकास के लिए दो चीजें सबसे मेन थी, ये जहां भी मिल जाएंगे आप समझ लेना, बच्चे का विकास इन दो चीजों पे ही डिपेंड करता है। पहला वंशानुक्रम मतलब जीन्स जो पैतृक गुण मिलते हैं वो, दूसरा वातावरण उसके चारों तरफ का है। अब यहाँ पर पहला आया था प्रेरणा व पुनर्वलन, बच्चा है पैदा हुआ, शिक्षा मनोविज्ञान इसमें कुछ अध्ययन नहीं कर सकता उसके प्रेरणा व पुनर्वलन से, समझ गए। तो यहाँ पे प्रेरणा व पुनर्वलन ऐसा नहीं है कि आंसर बिल्कुल गलत नहीं होता, मैंने बताया था, आप ध्यान रखना कि ये बात सही है, लेकिन ये इतनी सही नहीं है जितनी दूसरा है। अब तीसरा ध्यान वंश रुचि का अध्ययन, ऐसा कुछ नहीं है, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन। अब वैयक्तिक भेदों का अध्ययन करेंगे, शिक्षा मनोविज्ञान अध्ययन करता है क्या इसका, शिक्षा मनोविज्ञान क्या है बताया था, इसका अर्थ हमने कि ये सिर्फ क्या करता है, इंप्रूव करता है उनकी क्वालिटी को, वैयक्तिक भेदों का अध्ययन ये नहीं कराता, ठीक है, कराता है लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि ये इससे ज्यादा अच्छा इसका आंसर है। तो इसमें सारे के सारे बैठे हुए हैं हमारे बी में, तो हमारा बी का आंसर हो जाएगा करेक्ट, वंशानुक्रम व वातावरण का अध्ययन, ठीक है। अगला हमारा ऑप्शन क्वेश्चन आया 33वां, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को मदद करता है। अब शिक्षा मनोविज्ञान जो है वो शिक्षक की किस में मदद करेगा, तो आपको पहले ऑप्शन पढ़ने हैं फिर इसका आंसर देना है, बहुत इजी क्वेश्चन है आपके लिए। बाल विकास का ज्ञान प्राप्त करने में, बच्चे के बाल मतलब कैसा विकास हो रहा है उसका ज्ञान प्राप्त में शिक्षक के जो शिक्षा मनोविज्ञान है सहायता करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरा बाल स्वभाव का तथा व्यवहार जानने में, मैंने बोला था मनोविज्ञान क्या है, बच्चों को समझने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो बाल मन स्वभाव, बच्चों का स्वभाव क्या है जानने के लिए होगा, बिल्कुल सही है। बच्चों के चरित्र निर्माण में, बिल्कुल बच्चों को क्या करना है क्या नहीं करना है अगर हमें जानकारी नहीं होगी तो हम कैसे बच्चों को बताएंगे, तो पहले बच्चों को समझेंगे वो किस तरीके से अपना चरित्र का निर्माण कर सकते हैं, तो शिक्षा मनोविज्ञान यहाँ भी कामयाब होगा, यानी जरूरी है। तो तीसरा ऑप्शन भी क्या होगा, बच्चों के चरित्र निर्माण में, ये भी सही है। अब चौथा ऑप्शन एक और था, उपर्युक्त सभी के लिए, तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन सही होगा 33 का डी, कि ये तीनों में ही प्रयोग, चारों में ही प्रयोग होगा हमारा, तो ये आंसर हो जाएगा हमारा। अगला क्वेश्चन आया हमारा 34, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होते हैं, यह कथन है। अब देख लो, तो विकास के परिणाम स्वरूप, तो विकास के परिणाम स्वरूप हमने बताया था ना, कोई चीज का विकास होगा तो उसमें कुछ इंप्रूवमेंट आएगा तभी तो विकास हुआ। अब आपको ऐसे याद कैसे करना है, अब नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट हो जाती हैं। अब आप ध्यान रखना, किसी के जो सेल हैं, गए सेल मतलब इसकी एनर्जी खत्म हो चुकी है, यानी कि वो बिल्कुल खत्म हो चुका है, अगर एनर्जी खत्म हो गई तो उसके काम करना बंद हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही उसमें एक नए सेल की डाल देंगे तो वो क्या करेगा, उसमें फिर से जान डाल देगा और वो नई नई विशेषताएं आ जाएंगी उसके अंदर और नई नई योग्यताएं प्रकट हो जाती हैं। तो गए सेल, जैसे ही सेल गए तो उसने कथन कौन कह के गए थे, गए सेल, गए सेल कह के गए थे, गए सेल से याद आ जाएगा गए सेल, सेल चले गए, इसका मतलब उसने नए सेल डाले तो उसके अंदर नई विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट हो गई। तो आपको ऐसे लॉजिक बनाने पड़ेंगे इसमें बस, तो आपको जैसे ही गए सेल आएगा आप समझ जाएंगे सेल चले गए थे और इसने जैसे ही नए सेल डाले थे तो वो उसके नवीन विशेषताएं और नई योग्यताएं प्रकट हो गई थी उसके अंदर। तो बस 34वां का आंसर ऐसे लगा लेने का। 35वां है, बच्चे उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां, ध्यान रखना बच्चे जब सीखते हैं ना तो उनको स्वतंत्र और एकदम
उसी के अनुरूप वो वातावरण मिलेगा तो वो अच्छे से सीखते हैं, उनकी रुचि के अनुसार। और अगर आप जो सीखना कुछ और चाह रहे हैं और आप जबरदस्ती को सिखा रहे हैं तो नहीं सीखेंगे। तो पहला चीज क्या है, पहला था उसमें ऑप्शन देख लेते हैं कि कैसे बच्चे अच्छा सीखेंगे, किस माहौल में या वातावरण में। तो पहला ऑप्शन है इनका, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, मतलब उनके जो अनुभव हैं और जो भावनाएं हैं उनको उचित स्थान मिले। बिल्कुल सही है अभी तक, क्योंकि जो वो सीखना चाह रहे हैं तो उनके लिए उसके हिसाब का स्थान उचित स्थान होता है। कड़ा अनुशासन, मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट कर दिया आपने, बच्चे नहीं पढ़ेंगे, ध्यान रखना। जैसे ही ऐसे वर्ड आए आप तुरंत लेमिनेट कर दीजिएगा। कड़ा अनुशासन, दंड, ऐसे कोई प्रावधान बच्चों को ये नहीं होते हैं उनको सिखाने के लिए, ठीक है। तीसरा, उन्हें खेलने का मौका मिले। हाँ, खेलने का मौका मिले तो हो सकता है बच्चों का वातावरण में सीख सकते हैं कुछ, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा नहीं था जो हमारा पहला है। अभी उन्हें मित्र बनाने का मौका मिले। देखो बच्चों उसी वातावरण में सीख सकते हैं जहां मित्र बनाने का मौका मिले, ऐसा नहीं है। तो ये दोनों ऑप्शन एक जैसे हैं, इनको प्रायोरिटी कम दी जाएगी क्योंकि ये दोनों एक जैसे हैं, तो हम आपस में ही कह सकते हैं, दो आंसर ये नहीं हो सकते। दूसरी बात क्या है, क्योंकि अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, हमने बताया ना, उचित वातावरण जहां मिल गया, स्थान मिल गया उनके अनुरूप, तो बच्चे वहां पे अच्छे से सीखेंगे। चाहे कुछ भी सीख रहे हो, जरूरी नहीं होता है कि खेल में उचित मिले या मित्र बनाए तो उचित हो जाए। तो इसलिए यहाँ पे ये बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा, कौन सा, उनके अनुभवों एवं भावनाओं को उचित स्थान मिले, 35वां। 36वें की बात कर लेते हैं। छोटी कक्षाओं में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, ध्यान रखना, एक शिक्षक के लिए छोटी कक्षाओं की मतलब है प्राइमरी में पढ़ाने जाता है। तो प्राइमरी में पढ़ाने वाले बहुत सारे आपने टीचरों से सुना होगा जो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं और पढ़ाते हैं, इंटरेस्ट के साथ पढ़ाते हैं उनको कोई दिक्कत नहीं आती, और इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाते उनको सिर दर्द करता है शाम को। ध्यान रखना, वो इसीलिए करता है क्योंकि उनको इंटरेस्ट नहीं आ रहा। तो अब मेन चीज क्या है, अब ये इंटरेस्ट कैसे आता है, तो मैंने पहली चीज होगी पढ़ाने की उत्सुकता, बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण में से हमने बात की है, अभी ऊपर देखो मैंने कहा ना क्वेश्चन में ये देख लो सबसे महत्वपूर्ण लिखा हुआ है, तो ऑप्शन कहिए क्या उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण होगा, मतलब थोड़े थोड़े सारे सही हैं तो एक सबसे महत्वपूर्ण होगा वो बताना है। तो पढ़ाने की उत्सुकता होगी तो बिल्कुल ये एक महत्वपूर्ण विशेषता है, छोटी कक्षाओं में उत्सुकता होगी तो तुम बोरिंग नहीं होगे और अच्छे से पढ़ाते रहोगे। चलो कोई बात नहीं। धैर्य व दृढ़ता, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन ऑप्शन है ये, कि धैर्य और दृढ़ता अगर आपके पास अंदर है, आप पेशेंस रख सकते हैं तो आप उस क्वालिटी को अच्छे से इंप्रूव कर सकते हैं। तो धैर्य और दृढ़ता, उससे अच्छा मिल गया हमें उत्सुकता से, क्योंकि उत्सुकता के अंदर भी एक धैर्य अगर होगा तो वो बहुत अच्छी उत्सुकता रहेगी। धैर्य के साथ, ये ऐसा नहीं है थोड़ी देर उत्सुक थे उसके बाद खत्म हो गई, तो धैर्य और अच्छा हो गया, तो अब भी हो गया ए से ज्यादा। अब आगे चलते हैं, शिक्षा विधियों का ज्ञान। देखो शिक्षा विधियों का ज्ञान होने से मतलब ये नहीं होता कि आप इंटरेस्ट के साथ बच्चों को पढ़ा सकते हैं, और वो भी छोटे बच्चों को, तो यहाँ पर ये हो तो नहीं सकता, कैसे भी नहीं हो सकता। मानक भाषा का ज्ञान, मानक भाषा के ज्ञान से इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा बच्चों को, तुम कौन सी मानक भाषा जानते हो, बच्चों को तो लोकल लैंग्वेज से मतलब होता है। तो छोटी कक्षाओं में अगर आप पढ़ा रहे हैं तो मानक भाषा अगर आप यूज करेंगे तो वैसे भी आप मतलब फ्लॉप हो जाएंगे, अच्छा नहीं पढ़ा पाएंगे, इफेक्टिव नहीं रहेगा आपका पढ़ाना, ठीक है। तो ये हमने 36वें क्वेश्चन की बात कर ली, और आ जाइए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की। क्वेश्चन नंबर 37 में दे रखा है उसने, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना होगा कि कौन सा शिक्षा मनोविज्ञान के अध्ययन की वस्तुनिष्ठ विधि नहीं है। अब आपको पहले यहाँ पे वर्ड वस्तुनिष्ठ का मतलब अच्छे से पता होना चाहिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप वस्तुनिष्ठ को समझ गए तो समझो आपको समझ में आ गया। तो वस्तुनिष्ठ का मतलब होता है वैकल्पिक, आप जानते होंगे वैकल्पिक क्वेश्चंस होते हैं जिनमें ऑप्शंस आते हैं। अब यहाँ वो ऑप्शन की बात नहीं कर रहा है, वो अध्ययन की विधि की बात कर रहा है। तो अध्ययन की विधि भी कैसी होनी चाहिए, जो कि ऑप्शन की तरह हो, तरह मतलब वो सी प्रॉपर्टी रखती हो। तो अब ऑप्शन का मतलब क्या है एक बार समझ लीजिएगा, बहुत लोगों को नहीं पता होता, लेकिन ध्यान से सुनना है कि जो ऑप्शन का मतलब होता है इस पर किसी व्यक्तिगत रुचि अभिरुचि या किसी व्यक्तिगत आदमी का या व्यक्ति का प्रभाव ना पड़े, वो वस्तुनिष्ठ है। ऐसे समझ में नहीं आते। अब हम एग्जांपल देते हैं, हमने कहा कि मान लो कोई ऑप्शन दिया हुआ है, अब वो वस्तुनिष्ठ होते हैं ऑप्शन, क्या बोलते हैं वस्तुनिष्ठ। अब एक क्वेश्चन आया उसके 4 ऑप्शन थे, अब इस क्वेश्चन के आंसर कोई कैसे भी नहीं दे सकता, सिर्फ एक ही आंसर होगा। अगर सी आंसर है तो सी ही आंसर होगा उसका सबका, क्योंकि वो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है, कैसा है, वस्तुनिष्ठ है। वस्तुनिष्ठ मतलब सबके लिए एक समान, मतलब किसी अलग अलग व्यक्ति का प्रभाव उस पर क्वेश्चन पर ना पड़े। वस्तुनिष्ठ का मतलब किसी की रुचि अभिरुचि मतलब कैसा इफेक्ट है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसको तो फिक्स है वस्तुनिष्ठ का। लेकिन जो व्यक्तिनिष्ठ होते हैं, क्वेश्चंस भी बताएंगे जब मूल्यांकन और मापन पढ़ेंगे तब वहां पे आएगा, लेकिन अभी आप समझ लेना है
कि व्यक्तिनिष्ठ होते हैं जिस पर व्यक्ति का प्रभाव पड़े, वस्तुनिष्ठ होते हैं जिस पर व्यक्ति का प्रभाव नहीं पड़े। व्यक्तिनिष्ठ होते हैं जो हमारे लघुत्तरी होते हैं, दीर्घोत्तरी क्वेश्चन आते हैं, ये व्यक्तिनिष्ठ भी होते हैं। क्यों? क्योंकि उन पर व्यक्तिगत जो आदमी है उसका या व्यक्ति का प्रभाव पड़ता है। क्यों? क्योंकि आपने एक क्वेश्चन दिया कि बताओ कि आपको एक निबंध लिखना है गाय पर, बच्चे को दे दिया। अब किसी बच्चे ने कैसा भी लिखा, किसी ने कैसा लिखा, किसी ने कैसा लिखा। अब आपका माइंड था, आपने आधी कापियां चेक करी, आपका माइंड बहुत अच्छा था, आपने बच्चों को अच्छे अच्छे नंबर दे दिए। तो दोबारा जब कॉपी बची थी वो करने आए तब तक कोई ऐसी घटना हो गई बाई चांस कि आपका मूड सही नहीं था और आपने वो कॉपियां दूसरी चेक की, तो वो दूसरे मूड में चेक की और नंबरों में बहुत अंतर आ गया। समझ रहे हैं? तो हम कहना ये क्या जा रहे थे, यहाँ पर व्यक्तिनिष्ठ मतलब एक पर्टिकुलर बंदे का जो रुचि अभिरुचि का प्रभाव पड़ गया। वहां रुचि थी, वो इंटरेस्टेड था, खुश था, तो अच्छे से नंबर दिए, और यहाँ पे क्या हुआ, अच्छे से नहीं दिए। या ऐसे एक और एग्जांपल है कि बच्चे के साथ अगर कोई बच्चा आपके साथ अच्छा व्यवहार करता है तो उसे आप अच्छे नंबर देते हैं, और कोई सही व्यवहार नहीं कर रहा है तो उसके गलत नंबर देते हैं। तो इसका मतलब ये जो कैसे हैं, व्यक्तिनिष्ठ हो गए। लेकिन वस्तुनिष्ठ अगर हुआ प्रश्न तो आप बच्चे के साथ कैसा भी व्यवहार करे, बच्चा कैसा भी करे, अगर उसका आंसर सही है तो आपको नंबर देना पड़ेगा। तो ये अंतर था हमारा वस्तुनिष्ठ। तो वस्तुनिष्ठ पर क्या होता है, किसी का प्रभाव नहीं पड़ता, किसी की पर्टिकुलर की। अब बात कर लेते हैं, हमने वस्तुनिष्ठ विधि की बात करी थी, तो प्रयोगात्मक विधि जो होती है, तो जो प्रयोग करते हैं हमने कहा कि हमें NaCl इतना मिलाना है और H2SO4 इतना डालना है। अब सारे बंदे इतना इतना डाल रहे हैं तो क्या उनकी व्यक्तिगत कोई प्रभाव पड़ेगा उस पर? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? ये वस्तुनिष्ठ विधि है, क्योंकि जो आपने बनाया है NaCl, नमक बनाना है तो Na और Cl निकाला, तो इसका मतलब वो NaCl जो भी डालेगा सबका NaCl ही बनेगा। तो ये प्रयोगात्मक विधि जो होती है वो कैसी हो जाती है, फिर वस्तुनिष्ठ होती है। और उसने पूछा हुआ कौन सी वस्तुनिष्ठ नहीं है। दूसरा, उपचारात्मक विधि। अब उपचारात्मक विधि क्या होती है? उपचारात्मक विधि होती है कि अगर आपने जो उपचार किया उसको विधि से, तो वो बच्चे को पहले आपको समझना पड़ेगा, उसके बाद उसका उपचार कर सकते हैं। दो होते हैं, एक निदानात्मक विधि और एक उपचारात्मक विधि। तो निदानात्मक विधि में और उपचारात्मक विधि में आपको अंतर करना पड़ेगा। निदान करना मतलब पहले उसका पता लगाना, और उपचार करना उसको जड़ से खत्म कर देना, उसकी जो कमी है। ध्यान रखना, आपको ऐसा लगता है कि निदान का मतलब होता है खत्म कर देना, निदान का मतलब खत्म नहीं होता है। यहाँ पर साइकोलॉजी में निदान का मतलब होता है आपको उसका पता लगाना है। ठीक है, तो आपको अगर उसका पता लगाना है तो आप पहले उपचार करेंगे, और निदान करेंगे, उसके बाद उपचार करेंगे। तो ये सिर्फ उपचारात्मक विधि एक ही बंदे के लिए नहीं है कि एक ही हिसाब से करी जाएगी। ये हर बंदा के लिए जब दे दी जाएगी तो पहले उपचार, जैसे किसी बच्चे को मान लो कि आज कोई दिक्कत है, भूख लग रही है, समझना, और उसका पढ़ने में मन नहीं लग रहा, और हर कोई आए और उसका उपचार गलत तरीके से करता रहे, अपन उसने उसका निदान ही नहीं पता नहीं कर पाया कि किस तरीके से उसको दिक्कत है, तो वो बच्चे का रुचि पढ़ने में नहीं लगेगी। लेकिन अगर सबने एक ही काम किया, मतलब वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या है, सब एक ही हो, उनका अलग अलग ना हो, तो वो सब क्या करेंगे, उसको भूख का जैसे ही था तो उसको कुछ खिलाया और उसका मन लग जाएगा खाने में, पढ़ने में। ठीक है, तो उसका खाने के लिए जब वस्तुनिष्ठ हो गया ना, एक फिक्स हो गया क्या, कि उसे खाना ही चाहिए, तभी उसका मन लगेगा। तो उपचारात्मक विधि क्या हो गई फिर, ये वस्तुनिष्ठ हो गई, ये व्यक्तिनिष्ठ नहीं हुई। अगला होता है आत्मनिरीक्षण विधियां और निरीक्षण विधियां। देख लो, अब ऐसे जब ऑप्शन आते हैं ना, थोड़ा सा कंफर्म से हो जाते हैं कि इनमें से दोनों में से कोई होगा। आत्मनिरीक्षण और निरीक्षण में अंतर देखो। निरीक्षण हम किसी दूसरे का करते हैं, और दूसरे का उपचार भी कर रहे थे हम अभी, और प्रयोगात्मक भी दूसरे कर रहे थे, और एक आत्मनिरीक्षण खुद के लिए आया। तो अगर आप लॉजिक एक और होता है जिसको बोलते हैं ऑड वन आउट, अगर आप ऑड वन आउट लगाएंगे तो आपका आंसर हो जाएगा आत्मनिरीक्षण, क्योंकि आत्म ये खुद के लिए हो गया, बाकी ये दूसरे के लिए थे। दूसरा, समझने के लिए है कि निरीक्षण जब हम करते हैं, तो निरीक्षण अगर किसी का किया, तो हम निरीक्षण जब करने जाते हैं तो मान लो किसी क्लास का, पर्टिकुलर क्लास का करने गए, तो एक जैसा करते हैं, ऐसा नहीं है, निरीक्षण अलग अलग करेंगे जैसा निरीक्षण करते हैं। लेकिन जब आत्मनिरीक्षण की बात आ जाती है तो हम खुद का जो निरीक्षण करते हैं वो कई तरीके से कर लेते हैं, कि अपने बारे में सोचते हैं जब, तो कई विधियों का प्रयोग करते हैं, आत्मनिरीक्षण कर लेते हैं, और जहां कई एक ज्यादा हो जाती हैं वो विधियां कैसी आ जाती हैं, व्यक्तिनिष्ठ ना कि वस्तुनिष्ठ। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा इसका, तीसरा। 38वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार से किसने वर्गीकृत किया। अब आपने अगर हमारा स्टोरी देखा होगा, बुद्धि के सिद्धांत, और एक हमने डाला रखा है मनोविज्ञान के सिद्धांत। ठीक है, तो एक सिद्धांतों वाले वीडियो में हमने बताया कि मैकडूगल जो था उसकी मूल प्रवृत्ति हरामी प्रकार की थी। अब यहां से हमने कई एक चीजें क्लियर कर ली। देखो, मूल प्रवृत्तियों का सिद्धांत कौन देगा, फिर मैकडूगल की थी।
और हार्मिक हरामी प्रकार की किसकी थी? मैकडूगल की थी। तो हार्मिक सिद्धांत भी कौन देगा? मैकडूगल। अब यहाँ पर आ गया मूल प्रवृत्ति। जब मूल प्रवृत्तियों के जो जनक हैं, जो दिए गए हैं, वो मैकडूगल द्वारा दी गई है, तो उनके प्रकारों का वर्गीकरण कौन देगा? कोई दूसरा नहीं देगा ना, तो मैकडूगल देगा। तो जैसे ही मूल प्रवृत्तियां आएंगी हम मैकडूगल लगा देंगे, चाहे वो प्रकार की बात करें चाहे किसी और की। तो हम समझ गए यहाँ से कि अगर हमें वो चीज तैयार हो गई तो वहां से 3 क्वेश्चन तैयार हो गए एक चीज से थोड़ी सी, और अगर आप पूरी स्टोरी पढ़ लेंगे तो आपको तो बहुत कुछ तैयार हो जाएगा। तो मूल प्रवृत्तियों को 14 प्रकार कौन बताएगा? मैकडूगल। तो आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? मैकडूगल, क्योंकि मैकडूगल की जो मूल प्रवृत्ति थी, मतलब जन्म से जो था वो कैसा था? हरामी प्रकार का। तो मूल प्रवृत्ति उसकी हरामी प्रकार की थी, इसलिए हमने आंसर याद कर लिया मैकडूगल। अगला आ जाता है समाजीकरण प्रक्रिया है जिसे बच्चे वयस्क सीखते हैं। जो समाजीकरण है वो वह प्रक्रिया है जिसे बच्चे और वयस्क सीखते हैं। अब वो बच्चे हों चाहे वयस्क, सीखते कहाँ हैं? परिवार से सीखते हैं, विद्यालय से सीखते हैं, ज्येष्ठ जनों से सीखते हैं और सभी से। देखो परिवार में भी लोग सामाजिक होते हैं तो उसकी चीजें वहां परिवार से सीख लेते हैं, विद्यालय भी समाज के अंदर आता है तो उसमें भी, और श्रेष्ठ जन भी हमारे सामाजिक होते हैं। तो ये सभी यहाँ पे आंसर लगाने में कोई हमें लगता दिक्कत नहीं थी। तो ये हमारा इजी क्वेश्चन था, डी आंसर हो जाएगा इसका, ये सभी 39 का। और अब बात कर लेते हैं हम 40वें क्वेश्चन की। 40वां क्वेश्चन हमारा कहता है कि बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है। आप इस कथन से, अब देखना क्वेश्चन का मतलब समझना, ये कह रहा है कि बालक में सामाजिक विकास जन्म, जो सामाजिक विकास की भावना होती है वो जन्मजात विकसित होती है। मतलब जन्म से ही बच्चा सामाजिकता के बारे में जानकर ही पैदा होता है। क्या ऐसा है? आप खुद सोचो। उसने ये बोला बालक में सामाजिक भावना का विकास जन्मजात होता है, मतलब जन्म से पैदा हुआ और वो अपने सामाजिक विकास के बारे में जानता था। ऐसा संभव नहीं होता, ये असंभव बात है। और जो असंभव बात है, जो गलत बात है, उससे हम कैसे सहमत हो सकते हैं? तो हम पूर्णतः सहमत हैं? हो ही नहीं सकता। संभवतः सहमत है, थोड़ा बहुत है? बिल्कुल नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है। तो हम सहमत कैसे हो सकते हैं? असहमत है, बिल्कुल असहमत है। क्योंकि बच्चा जो आता है, जब समाज में आता है, तभी वो समाज के बारे में कुछ जानता है, ना कि जन्मजात। ठीक है, तो हमारा ये 100% आंसर क्या हो जाता है? असहमत। कुछ सीमा तक सहमत, ये तो क्वेश्चन ऑप्शन ही नहीं बनता हमारा, असहमत है तो बाकी के। ठीक है, तो 41वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसमें मूल प्रवृत्ति संबंध संवेग से मेल नहीं खाती? अब जो संबंध मेल दिया है उनमें से कौन सी मूल प्रवृत्ति है जो उससे मेल नहीं खाती? तो मूल प्रवृत्ति हमारी क्या है? जैसे पलायन और भय का दे रखा है, तो जो भय होता है उसके कारण बच्चे क्या करते हैं? पलायन कर जाते हैं। बच्चे क्या, ज्यादातर लोग क्या होता है, भय के कारण पलायन कर जाते हैं। तो ये बात सही है, मेल खाती है। उसने पूछा है, मेल नहीं खाती है। अगला है संवेदना और आश्चर्य। संवेदना मतलब किसी के प्रति दया भाव दिखाना, ये तो संवेदना हुई, कोई दुखी है उसके प्रति दया भाव दिखा दिया। लेकिन इसका मतलब ये आश्चर्य कहां से आ गया? ऐसा नहीं होता, किसी के दया दिखा रहे हैं तो ये इसमें आश्चर्य की क्या बात होती है? कोई बात नहीं होती, दुखी को दया तो देते हैं, तो इसका मतलब ये आश्चर्य नहीं होगा। अभी तक तो हमारे हिसाब से ये ऑप्शन होगा, लेकिन आगे भी और पढ़ देते हैं। युद्ध प्रियता क्रोध, मतलब क्रोधित बंदे होते हैं वो युद्ध प्रिय होते हैं, बिल्कुल सही बात है। क्रोध में ही तो युद्ध होता है, गुस्से में ही तो लड़ाइयां होती हैं, तो क्रोध से तो युद्ध प्रिय होगा। अप्रियता घृणा, बिल्कुल, अगर आप किसी से घृणा करते हैं मतलब उसको आप पसंद नहीं करते, और पसंद नहीं करोगे वहां क्या होगा? घृणा होगी। तो इसका मतलब ये तीनों चीजें तो सही हैं। पहला भी पलायन भय के कारण, क्रोध के कारण युद्ध प्रदा, और घृणा के कारण अप्रियता। तो हमारा संवेदना जो होगी वो, उसमें कोई आश्चर्य नहीं होता, ये गलत है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? जो मेल नहीं खाता वो हो जाएगा संवेदना और आश्चर्य। अब 42वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्न में से कौन सा सीखने के मुख्य नियमों में शामिल नहीं है? अब ध्यान रखना, सीखने के मुख्य नियमों में हमारे जो थांडाई महोदय थे उन्होंने कई एक मुंह दे रखे थे, उसमें कुछ मुख्य थे और कुछ गौड़ थे। ध्यान रखना, यहां पर बात कर रहा है मुख्य नियमों में, ध्यान रखना है इस बात का। ऐसा मत सोचना कि ये जो बाकी के नियम है इनमें से 3 नियम सिर्फ सीखने के हैं। सारे नियम सीखने के हैं, लेकिन कुछ मुख्य थे तो कुछ गौड़ थे। तो जो हमारे 3 नियम दिए थे, तत्परता का, अभ्यास का और प्रभाव का नियम, ये मुख्य नियमों में से थे थार्नडाइक के। और बहु अनुक्रिया का नियम जो है वो था हमारा गौड़ में से, जो मतलब अमुख्य अप्रमुख हो, जिसको बोलते हैं गौड़। तो अभी हम इसकी वीडियो डालेंगे जो उसको आप अच्छे से डिफाइन वहां कर लेंगे। अभी हमारा मकसद ऑप्शन क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीके का है, तो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर इन्होंने जो 3 जो दिए थे वो थे मुख्य नियम, और 4 और दिए थे वो थे गौड़ नियम। तो वो उनकी चर्चा करेंगे हम अगले वीडियो में। आगे चलते हैं 43 क्वेश्चन पे। इसमें दिया हुआ है, मानव जाति में भी कौन से वैयक्तिक होगा, सॉरी, कौन से वैयक्तिक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं? मतलब मानव एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आपने देखा जनसंख्या कितनी ज्यादा है हर जगह, लेकिन आपको कोई 2 बंदे एक जैसे नहीं मिलते। देखे ना, आपने अपनी शकल के एक जैसे कुछ बंदे देखे होंगे? नहीं देखे।
इतने लोग हैं, कहीं भी किसी की शक्ल कुछ ना कुछ मैच नहीं खाता। इसका कारण क्या है वो ये जानना चाह रहा है। मानव जाति में भी वैयक्तिक तत्व होते हैं जो मानव जाति की विविधता को बताते हैं। अब वो जो विविधता बताते हैं जो आती है वो किस कारण आती है, तो हमने क्या बताया था, दो चीजें बताई थी अभी, आनुवंशिकता और वातावरण। इसलिए उसका जो जीन्स का प्रभाव पड़ता है और उसके आसपास का प्रभाव पड़ता है। तो जैसे ही हमें ऐसे ऑप्शन मिलेगा हम तुरंत कह देंगे कि ये हमारा होगा। पर्यावरण का अंतर बिल्कुल होता है, इससे हो जाता है, लेकिन ये सिर्फ अकेला आंसर नहीं है। आनुवंशिकता का अंतर बिल्कुल ये भी है, लेकिन जब ये दोनों मिल जाते हैं पर्यावरण और आनुवंशिकता, तो इनका पूरा अंतर आता है इनका। क्योंकि कहीं का आपने देखा है कि जो वातावरण होता है वहां लोग कम लंबाई के होते हैं, या कहीं के वातावरण की वजह से वो काले होते हैं, तो वहां क्या था वातावरण का अंतर। आनुवंशिकता किसी का कहाँ का देखा, कहीं बहुत बहुत छोटे छोटे होते हैं बच्चे, कहीं 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 की हाइट बहुत ज्यादा होती है, तो हाइट भी कम ज्यादा होती है, वो क्या है, ये सब पर्यावरण और आनुवंशिकता का ही एक सह संबंध होता है, इन्हीं के कारण ये प्रभावित होते हैं। ठीक है, तो आपको ये दोनों वर्डों का मतलब अच्छे से याद करना है, कई क्वेश्चन बनते हैं और इंपॉर्टेंट है। 44वें क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। छात्रों में परस्पर सहयोग की भावना विकसित करने के लिए आप बच्चे एक दूसरे का सहयोग करें, इसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी कक्षा में परस्पर सहयोग बना रहे, तो ध्यान रखना इसके लाभ बनाएंगे, सॉरी बताएंगे होगा, यहाँ पे करेक्शन कर लेना, इसके लाभ बताएंगे। अब क्या लाभ लाभ हो रहे हैं किससे, सहयोग करने से, ये बताने से। ध्यान रखना बच्चे को बताने से ज्यादा प्रैक्टिकल ज्ञान जब देते हैं ना तो इंप्रेशन बढ़ता है। तो आपको जब भी ऑप्शन में आए एक बताने वाला, एक व्याख्या करने वाले और दूसरे उसको दिखाने वाले और प्रैक्टिकल वाले आ जाएं, तो आप उनको प्रायोरिटी देंगे। ठीक है, तो यहाँ वही चीजें हैं हमारे पास। आप हम जानते भी हैं, ऐसा नहीं है सिर रट रहे हैं, हम जानते हैं जिन चीजों को हम देख लेते हैं वो ज्ञान स्थायी हो जाता है, और जो बस बताया हुआ होता है कुछ दिनों बाद भूल जाते हैं। तो इसके लिए लाभ बनाएंगे, तो लाभ बताएंगे अगर हम, तो बच्चे से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा सर बोलते रहते हैं बताते रहते हैं। अन्य शिक्षकों के साथ मिलकर काम करेंगे, जब आप सहयोग की भावना दिखाएंगे दूसरे शिक्षकों के साथ मिलकर, तो बच्चे पर प्रभाव पड़ेगा कि देखो कितने अच्छे शिक्षक रहते हैं, हमें भी रहना चाहिए। तो देख के हमने बोला ना प्रभाव ज्यादा पड़ता है पढ़ने सुनने से। अगला, सहयोग भावना की कहानियां सुनाएंगे, कहानियां सुनाया लाभ बताएं, एक ही जैसा होगा बताने वाला, ये ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगा। सहयोग न करने वाले को दंडित करेंगे, ध्यान रखना अब तो ये हो ही नहीं सकता, दंड तो है ही नहीं प्रावधान, तो किसी को सुधारने वगैरह के लिए पहले दंड प्रयोग नहीं किया जाता। तो हमें जब ऑप्शन वेस्ट दे रखा है कि हम जब मिलकर काम करके दिखाएंगे तो बच्चे भी अपने आप मिलकर काम करने लगेंगे, तो ये दिखाने वाला हमारा वेस्ट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं 45वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन। हम दो वीडियो में 60 डाल चुके हैं, अब नेक्स्ट वीडियो में हम 30-30 डाला करेंगे हर एक वीडियो में। तो पहली वीडियो में 15 थे, इसलिए हमने इस वीडियो में 45 रखे हुए हैं। ठीक है, तो हमारा ये लास्ट क्वेश्चन है, संवेद जो सामान्यतः सुख देता है। तो ये संवेद जो होता है ना, हमारे जो संवेगों में से होता है। अब संवेद मतलब संवेग होगा यहाँ पे, और सामान्यतः सुख देता है। तो करुणा हमारी जो दुखी होता है वो सुख नहीं देता, दुख देता है। एकाकीपन अकेलापन कभी सुख नहीं देता, अच्छे से लोग हंसते मिलते हैं खुलते हैं तो सुख देते हैं, तो ये भी नहीं होगा। भूख लगी है तो कौन सुख होगा, कौन सा सुख मिलेगा आपको, पेट में चूहे लौट रहे हैं और आप कह रहे हैं खुशी मिलेगी, नहीं मिलेगा, यानी ये भी नहीं देगा खुश। लेकिन आत्माभिमान मतलब घमंड, जब किसी को घमंड होता है मतलब कब होगा, जब उसको लगेगा कि हमारे पास कुछ है, मतलब वो खुश होगा इन चीजों से, तब घमंड आएगा। तो आत्माभिमान जो है वो सदैव हमेशा खुश ही देगा, तो खुशी देता है लोगों को आत्माभिमान। तो इसका ऑप्शन आ जाएगा हमारा आंसर डी। ठीक है, अगर दोस्तों आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा हो, थोड़ा सा टाइम जरूर लेता हूँ, मैं मानता हूँ इस चीज को, खुद मानता हूँ, लेकिन समझाने के लिए ये थोड़ा मैं जरूरी भी मानता हूँ। जो लोग समझ जाएंगे ना एक बार में, मैं कहता हूँ कि आपके सारे एग्जाम क्रैक हो जाएंगे, चाहे टेट हो चाहे सीटेट हो, क्योंकि मैंने भी एक ही बार में सारे एग्जाम क्रैक किए हैं। क्योंकि एक बार अच्छे से पढ़ लो, बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। और अगर एक बार टेट सीटेट क्रैक हो गया आपका, तो फिर केवीएस एनवीएस और ये तो नॉर्मल है आपके लिए, जो यूपी टेट सुपर टेट वगैरह होते रहते हैं, बाकी भी टेट होते हैं स्टेट्स में, तो वो बहुत ईजी हो जाएंगे। क्योंकि साइकोलॉजी कहीं अलग अलग नहीं आती, थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा पर्यावरण का, वो मैं हर स्टेट के हिसाब से बनाऊंगा। लेकिन अभी आपको जो मैं फोकस करा रहा हूँ, जो कॉमन सब्जेक्ट है उन पर करिएगा, जिससे कि आप मतलब सोचने की क्षमता बढ़ा लीजिएगा अपनी, और सृजनात्मकता का जो क्रिएटिविटी है वो उसको इम्प्रूव कर लेंगे, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी।